जय हिंद आप सभी को। आज बिहार का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है। ये सर करवा रहे हैं, अभी अभी रिसेंटली में करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट बिहार का। ये देखिए प्रैक्टिस सेट जो है ना 1 है। इसका टेस्ट हुआ था 27/5/2024 को टेस्ट हुआ था। इसमें टोटल जो अभी रिसेंटली में करवा रहे हैं टेस्ट टोटल 11-12 सेट हुआ है। तो जैसे जैसे जो जितना सेट है ना सारा हम 1 से 2 सेट पर डे करके हम इसको ख़त्म करवा देंगे, क्योंकि एग्जाम होने वाला है ना। इसका पूरा डिटेल पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इसका सेट का यह खासियत है ना कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन भी है। इसके साथ सर जो है सारा जैसे प्रैक्टिस सेट करते हैं इससे कोई बुक का, वैसे ही इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो सारा हम पीडीएफ जो है ना हमको आपको जैसे जैसे सेट आएगा वैसे से आपको पीडीएफ डाल देंगे। क्योंकि ये क्या था ना, मेरे पास सेट नहीं था इसलिए इसको लेट हो गया करवाने में। चलिए कोई नहीं, 11 प्रैक्टिस सेट 12 प्रैक्टिस सेट है, सारा हम खत्म करवा देंगे, बहुत जल्द ही खत्म करवा देंगे। 1-2 प्रैक्टिस सेट लाएंगे डेली, आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 1 है। आप लोग कमेंट में ऐसा जरूर दीजिएगा और पहले क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इस क्लास के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। हम इसका पीडीएफ फुल डिटेल पीडीएफ आपको डाल देंगे। आप क्लास को देखिएगा, आपका ये शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है हम याद करवा देंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसका टेस्ट नंबर 1 है। आप लोग बताइएगा आंसर। इसका सेट जितना भी है ना सारा हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ख़त्म इसका कर दें। डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आएगा, आप लोग इसको देखिएगा। आपका सारा जो है ना पिछले जो है, मैं इसी बैच में पिछले जो बार करवाए थे प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, उसका हम 1-1.5 महीना पहले ही प्रैक्टिस सेट सारा ख़त्म कर चुके हैं। तो आप पहले चेक कीजिएगा, आपको ज्ञान बिंदु का सारा 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और ये जो है न्यू प्रैक्टिस सेट जो है ना फिर से स्टार्ट किए थे सर अलग से, तो इसका ये प्रैक्टिस सेट अलग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है, बताइए किस युग में हुआ, बताइए। कह रहा है गोंडवाना लैंड के टूटने का जो क्रम है वो कब प्रारंभ हुआ है, तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुरासिक युग में हुआ है। किस में हुआ है? जुरासिक युग में हुआ है। तो जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने के क्रम का प्रारंभ हुआ है। इस युग को जो है ना डायनासोर युग का युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस युग को जो क्या कहते हैं, डायनासोर का युग भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। कह रहा है उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी पर स्थित है, किस नदी तट पर स्थित है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी पे तट पे स्थित है। क्या है? यमुना नदी के तट पे स्थित है। याद रखिएगा ना, इसका जो है इटावा जो है क्या है, तो यमुना नदी के तट पे स्थित है। और याद रखिएगा कि नदियों के किनारे प्रमुख जो है शहर कौन कौन बसा हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। गंगा नदी किनारे जो है ना कौन कौन शहर बसा हुआ है, तो वाराणसी है, कानपुर है, फतेहपुर है, कन्नौज है, बलिया है। ये सभी क्या है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और गोमती का बात करें कौन कौन शहर बसा है, गोमती किनारे लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। अगर राप्ती का बात करें, राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बहुत फेमस शहर है, कौन है? गोरखपुर शहर है। याद रखिएगा। यमुना नदी किनारे कौन कौन शहर है? आगरा है, मथुरा है, औरैया है, इटावा। ये सभी क्या है? यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइए। कह रहा है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.15%। कितना है? 0.15% है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि परामनी क्रांति का संबंध किससे है, बताइए। परामनी क्रांति का संबंध, देख रहे हैं क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जितने भी इधर सेट सर स्टार्ट किया ना, सारा प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम अभी करवा रहे हैं ना, सारा जो प्लेटफॉर्म का हो गया, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का भी प्रैक्टिस सेट आएगा, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का हो गया, यूथ पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट बचा उसको भी खत्म कर देंगे। और बाकी इसका जो है टोटल अभी इसको खत्म करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को अच्छे से रिविजन किया कीजिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परामनी क्रांति का संबंध किससे है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है, भिंडी उत्पादन से। किससे है? भिंडी उत्पादन से है। तो परामनी क्रांति का संबंध किससे है, तो भिंडी उत्पादन से है। अगर यहाँ पे बात करें ना कि कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अगर केसर उत्पादन का बात करें तो केसर उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, तो सेफ्रॉन क्रांति से। किससे? सेफ्रॉन क्रांति से है। और यहाँ बात करें उर्वरक उत्पादन का संबंध किससे है, तो याद रखिए इसका संबंध है ग्रेट या स्लेटी उत्पादन से। किससे? स्लेटी उत्पादन से। और यहाँ पे करें बांस उत्पादन का बात करें, बांस उत्पादन का संबंध किससे है, तो बांस उत्पादन का संबंध है हरित सोना क्रांति से। किससे? हरित सोना क्रांति से है। और भिंडी उत्पादन का बोलेगा तो परामनी क्रांति। किससे? परामनी क्रांति। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा, बाकी हम पीडीएफ सारा भेज देंगे। आइए क्वेश्चन 5 कह रहा है कि क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन क्या है, बताइए। क्यूपर बेल्ट के संबंध में एक सत्य कथन कौन सा है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी है। तो यह जो है बर्फ से निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, बिल्कुल सही है।
ये दोनों इसकी खोज जो है ना, क्यूपर बेल्ट का जो खोज 1992 में हुआ था, बिल्कुल सही है। तीनों कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, कह रहा कि कपास का जन्म स्थल माना जाता है किसको, बताइए। कपास का जन्म स्थल किसको मानते हैं, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र को मानते हैं। किसको मानते हैं, मिस्र को मानते हैं। तो कपास का जन्म स्थल मिस्र को माना जाता है। और कपास जो है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उपज है, किंतु वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है उपोष्ण क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 7 पे, कह रहा है कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैसलाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं, फैसलाबाद को कहते हैं। तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिए। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, कह रहा है कि सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है किस में, बताइए कहाँ पाई जाती है, सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। तो सेमरी क्रम की चट्टानें जो है ना रोहतास में पाई जाती है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी है। क्या है, कोसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, कह रहा है कि डिक्की वर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, बताइए। कह रहा है कि डिक्की वर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर हेस्टिंग्स इम्पा। क्या है, सर हेस्टिंग इस्मा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव कहलाता है। क्या चुनाव कहलाता है, बताइए। कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव क्या कहलाता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 11 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्यावधि चुनाव कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यावधि चुनाव कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों के में संरक्षण प्राप्त करता है। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त करता है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। क्या उपरोक्त सभी में, अनुच्छेद 25-26 में भी, अनुच्छेद 27 में भी, अनुच्छेद 28 में भी, याद रखिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया, याद रखिएगा। क्या है, 25 से 28 तक क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया है, बताइए क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। सितंबर 2017 में, कितना है, सितंबर 2017 में किया गया था। तो कह रहा है कि सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया है, तो सितंबर 2017 में किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है किसको, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है किसको। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है ना, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करना किस अनुच्छेद में है, याद रखिए। इसका जो है ना, इसका 48 के कम है, किसका 48 से कम है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि बोलेगा तो कितना अनुच्छेद में है, इसका अनुच्छेद 51 में है। कितना, अनुच्छेद 51 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करेगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये हो जाएगा अनुच्छेद 49 हो जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करना, ये कितना आर्टिकल होगा, 48 के कम में हो जाएगा, 48 के क हो जाएगा। क्या होगा, 48 के क हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि बोलेगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 15 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ये 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 15 का सी, 1/6 भाग। कितना, 1/6 भाग, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन 16 पे, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। किस अनुच्छेद के तहत, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले
किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, अनुच्छेद 304 है। कितना अनुच्छेद, अनुच्छेद 304 है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि ढेबर आयोग का संबंध किससे है, बताइए ढेबर आयोग का संबंध किससे है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का। तो कह रहा है कि ढेबर आयोग का संबंध किससे है, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का है। अब वही क्वेश्चन 18 पे कह रहा है किस अनुच्छेद में, कह रहा है किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है, क्या होगा बताइए। कह रहा है किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों का व कार्यों का वर्णन किया गया है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 का क है। कितना है, अनुच्छेद 243 का क है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन आइए 19 पे आइए। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि असत्य कथन का असत्य का मिलान कीजिए। इसमें करा असत्य का मिलान का चयन करें। इसका हो जाएगा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, JS वर्मा समिति जो है ना चुनाव कानून में संशोधन है, ये गलत है, याद रखिएगा ना। JS वर्मा समिति का संबंध जो है ना आपराधिक कानून संशोधन पर गठित समिति से है। क्या है, यह चुनाव कानून नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो JS वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा आपराधिक कानून से है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो स्थापना 1998 में हुआ था, इसका संबंध सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति से है। और तनख्वाह समिति जो है ना, इसको कोर समिति बोलते हैं। इसका चुनाव कानून एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच करना संबंधित है। और दिनेश गोस्वामी समिति का जो है चुनाव सुधार से संबंधित है, याद रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लिए कि इन दिनेश गोस्वामी समिति का जो स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था। दिनेश गोस्वामी समिति का स्थापना कब हुआ था, 1990 में हुआ था, याद रखिएगा 1990 में स्थापना हुआ था। और यहाँ पे बात करें कि JS वर्मा समिति का स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था JS वर्मा समिति का स्थापना 2013 में हुआ था। क्या हुआ था, 2013 में। और तनख्वाह कोर समिति का स्थापना 2010 में हुआ था। और दिनेश गोस्वामी समिति का स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था। और इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसका जो स्थापना कब हुआ था, 1998 में हुआ था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन में देखिए, मैथ का क्वेश्चन को टिक कर दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर 20 का क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा, इसका बी होगा राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट पे देखिए, रीजनिंग क्वेश्चन है। इसका 21 का जो राइट आंसर होगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा, 21 का बी होगा, 21 का बी। आगे आइए 22 पे, 22 का राइट आंसर होगा, 22 का बोले तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे 23 का बात करें, 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए है। क्या ऑप्शन नंबर ए है 23 का राइट आंसर। 24 का बात करें, 24 का राइट आंसर क्या है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहा है कि कह रहा है ना कि कह रहा है कि दिए गए विकल्प 4 विकल्पों में से विषम शब्दों का चयन कुछ चुने। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्दों को चुने, इसमें कौन सा जो है ना विषम है, बताइए। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। पास क्या है, तो विषम है। तो कह रहा है ना इसमें क्या है, पास को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नवाचक शब्द है, अतः पास क्या है, विषम है। सभी क्या है, पास के अलावा जितने भी शब्द हैं प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन पास क्या है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। इसे भी पॉइंट ना याद रखिएगा, पर इसमें गौर से देखना है कि कौन सा क्या अलग है। आइए क्वेश्चन 25 कह रहा है कि भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया था, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में किया गया था। तो भारत में साख निर्धारण में क्रिसिल भारत की सबसे पुरानी एक विश्वसनीय संस्था है, जिसका स्थापना 1987 में हुई थी। और इसने अपना कार्य 1988 में क्या किया था, प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। आइए 26 में क्वेश्चन कर रहा है कि GST परिषद में केंद्र और राज्यों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइए। कह रहा है कि GST परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33 है। कितना है, 33, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था, बताइए क्या होगा। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सुखमय चक्रवर्ती समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति। क्वेश्चन 28 पे कह रहा है कि स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी, बताइए। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ किया गया था, इसका इधर आइए। इसका राइट आंसर होगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, 2021 में किया गया था। स्वामित्व योजना जो है ना, इसका स्टार्टिंग 2021 में हुआ था। तो 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वामित्व योजना प्रारंभ किया गया था। सो स्वामित्व योजना कब प्रारंभ किया गया था, 24 अप्रैल 2021 को किया गया था। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, बताइए। कह रहा है ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। क्या है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा।
तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय जो है ना इसका चौथी पंचवर्षीय योजना के में जो है शुरू किया गया था। योजना में समय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था और इसका संबंध जो है दूध उत्पादन से, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकलेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। कह रहा है कि लोकलेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया है। तो कह रहा है कि लोकलेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 266 का 2 में किया गया है। तो अनुच्छेद 266 के 2 के तहत जो है लोकलेखा निधि का प्रावधान किया गया है और संचित निधि से भिन्न सभी सार्वजनिक राशियां भारत के लोकलेखा में जमा होती है। इस खाते से धन निकासी के लिए सरकार की संसद की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता है। आगे क्वेश्चन 31 पे कह रहा है कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था, बताइए क्या होगा। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। आगे 32 में क्वेश्चन पे कह रहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये को का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, बताइए। अगर आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, 3 बार किया गया। कितने बार किया गया, 3 बार किया गया। तो याद रखिएगा ना कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत में 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है। प्रथम बार किया गया था 1949 में किया गया था और दूसरी बार किया गया था 1966 में किया गया था। और अगर इसके बाद बात करें उसके बाद कब किया गया था, तीसरी बार किया गया था 1991 में किया गया था। तो पहली बार बोलेगा तो 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार बोलेगा तो कब के 1991 में किया गया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि इसमें मैथ का क्वेश्चन देखिए, इसका टिक कर दे रहे हैं। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या सी होगा। 34 का बात करें, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए होगा। 35 का बोले तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 35 आप लोग बना लीजिएगा, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, सारा फुल डिटेल के साथ पीडीएफ सेंड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक डाला हुआ है, आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 35 का बी होगा। नेक्स्ट 36 का बोले तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 37 का डी होगा। 38 का बात करें, 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 38 का क्या होगा, तो 38 का सी होगा, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 का बात करें, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का बी होगा, क्या होगा, 39 का बी होगा। 40 का बात करें तो 40 का राइट आंसर इधर आइए, 40 का बोले तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन आवेग उदाहरण नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये आवेग का उदाहरण नहीं है। तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण, ना कि आवेग का उदाहरण। तो कह रहा है इसमें आवेग का उदाहरण नहीं है। तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना जो है ना, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। और बाकी जो है क्या है, कराटे से खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे की पट्टी तोड़ना आवेग का उदाहरण है। गद्दा या मिट्टी के फर्श या गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श को गिरने की तुलना में कम चोट लगना आवेग का उदाहरण है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना, ये भी आवेग का उदाहरण है। आगे 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो गैसों का अनुभार क्रमशः m1 m2 है तथा उसमें ध्वनि की चालें क्रमशः v1 और v2 हो तो सही संबंध क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, v1 बटा v2 बराबर √m2 बटा m1 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन 43 पे एक है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है किसका, बताइए। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का होता है। किसका होता है, पानी का होता है। तो याद रखिए उपरोक्त में जो है ना, इसमें जो है पानी का विशिष्ट मान जो है अंत पदार्थों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो पानी कितना होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस होता है। अल्कोहल का बोलेगा तो कितना होता है, 0.60 होता है। बर्फ का बोलेगा तो 0.50 होता है। तारपीन का बोले 0.42 होता है। लेकिन पानी का कितना होता है, तो 1 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे एक आ रहा है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोमर ने किया था। किसने किया था, रोमर ने किया था। तो सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश का क्या किया था, वेग ज्ञात किया था। आगे क्वेश्चन 45 का आइए, कर रहा है कि विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या होती है, बताइए। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई होती है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है, क्या है, डी है। उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी है। ओम मीटर है और मेहो मीटर है और सीमेंट मीटर है, याद रखिएगा, सीमेंट मीटर है।
आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि चुंबकीय प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है, बताइए। प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ए है। एंटीमनी है। क्या है? एंटीमनी। याद रखिए एंटीमनी है। प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो एंटीमनी है। क्या है? एंटीमनी है। प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन कौन होता है? तो बिस्मथ होता है, एंटीमनी होता है, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ है। कौन कौन है? बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा और हाइड्रोजन, ये सभी क्या है? तो एंटीमनी है। और एंटीमनी सॉरी प्रति चुंबकीय पदार्थ है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन 48 पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कर दिया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना स्थापना किसमें? भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन था। आगे कर रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। तो लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका की यात्रा की थी और इन्होंने मेजनी, गरिबाल्डी, शिवाजी एवं श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी, याद रखिए। आइए क्वेश्चन 50 पे कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था, बताइए। कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। क्या है? लॉर्ड जॉन लॉरेंस है। आगे एक कॉमन क्वेश्चन पे कह रहा है कि बुर्ज होम एवं गुप्त कराल नामक स्थल किस काल के हैं, बताइए। कह रहा है कि बुर्ज होम एवं गुप्त कराल नामक स्थल किस काल के हैं? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण कालीन है। क्या है? नवपाषाण कालीन है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। क्वेश्चन 52 कह रहा है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था, बताइए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा था? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत में लिखा था। किस में लिखा था? संस्कृत में। तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा, जिसमें जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। आप भगवती सूत्र बोलेगा तो क्या है? भगवती सूत्र महावीर के जीवनी का प्रकाश डालता है और जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 53 कह रहा है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णवरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णवरियम कहते हैं। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन कह रहा है गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगिन प्रारंभ में था, क्या था, बताइए। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगिन प्रारंभ में था, क्या? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक तुर्कदास था। क्या था? एक तुर्कदास था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 55 पे कह रहा है कि अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है, बताइए। अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। क्या है? उज्जैन में। क्या है? उज्जैन। इसका 55 का क्या होगा? इसमें क्या है? एक मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, उज्जैन हुआ। क्या? उज्जैन। तो बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती का समाधि स्थल कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। और बाज बहादुर मालवा के युद्ध में अकबर की सेना से पराजित हो गया था तथा उसकी पत्नी रूपमती ने जहर खा करके अपने सतीत्व की रक्षा की थी। तो कहाँ होगा? उज्जैन में, याद रखिएगा। आगे इसमें सुनिश्चित करना है बिहार के व्यक्तिगत दिया हुआ है, विशेषता दिया हुआ है। तो इसका क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है ना, इसका 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी है। क्या है? सी है। तो महोत्सव कुमार का क्या होगा? विशेषता क्या है इनका? होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्धकालीन वैद है। क्या है? बौद्धकालीन वैद है। और पास स्पीति मिश्र का क्या होगा? इनका होगा भाष्यकार होगा। क्या होगा? भाष्यकार। और बेरोचन का क्या होगा? तो बेरोचन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नालंदा। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? आचार्य है। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो प्रार्थना समाज सॉरी एक मिनट। इसका जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 57 का जो है ना, इसका जो है ना महादेव गोविंद रानडे होगा। ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर, महादेव गोविंद रानडे थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे। और आगे कह रहा है इसमें याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुआ था 1867 में हुआ था
आत्माराम पांडुरंग और एम जी रानाडे के द्वारा किया गया था। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एम जी रानाडे के द्वारा किया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है ना किया गया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो गलती से टिक हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन 58 है, कह रहा है कि फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? बताइए। कह रहा है कि फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है, लिब्रे है। क्या है? लिब्रे है। तो फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिब्रे था, लिब्रे। नेक्स्ट है, कह रहा है नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? बताइए। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए है। क्या है? ए, कार्ल बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्ले बोनापार्ट था। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें ट्रांसलेट करना है, तुमने गलती की है। बताइए इसका आंसर, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। यू हैव मेड ए मिस्टेक, यू हैव ए मेड ए मिस्टेक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि 61 में ये सभी क्वेश्चन है, कह रहा है रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन क्या होगा? बताइए। ए रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन क्या होगा? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिटेल होगा। क्या होगा? डिटेल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 62 नंबर पे कह रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो, दिया हुआ है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या? इट इज टाइम फॉर इट इज द टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे कह रहा है इट इज द टाइम टू प्रिपेयर टी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा? बताइए। फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? पीरियड्स है। क्या है? पीरियड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट 64 नंबर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब दे खालिस्तान इंग्लिश फॉर 2 आवर्स क्या भरा गया? बताइए। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन स्टडिंग, दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट 65 कह रहा है आई विश आई खालिस्तान ए मिनिस्टर, आई विश आई खालिस्तान ए मिनिस्टर। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियर होगा। क्या होगा? वियर। आई विश आई वियर ए मिनिस्टर, आई विश आई वियर ए मिनिस्टर। नेक्स्ट 66 नंबर कह रहा है कि चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रोमाउंट, प्रोमाउंट का क्या होगा? प्रॉम्प्ट क्या क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा इसका? हो प्रोमो पेटनेस होगा। क्या? प्रोमो पिटनेस, याद रखिएगा। प्रॉम्प्ट का क्या होगा? प्रोम पिटनेस, याद रखिएगा। 67 कह रहा है कि गुड लक मीन्स खालिस्तान क्या होगा? गुड लक मीन्स क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका होगा 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा? डी, से गुड बाय। तो गुड लक्स मीन्स से गुड बाय होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असमत के रूप में छोटे छोटे असमवेष्ट में होता है? क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट में होता है? तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है। आइए क्वेश्चन 69 पे, निम्न में से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है? बताइए। निम्न में से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है? इधर है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी है, HCl है। क्या है? HCl। तो HCl एक हाइड्रा अम्ल है, और हाइड्रा अम्ल होता है ना जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन क्या है? उस अनुपस्थित है। याद किसमें है? तो H2SO4 में है। इसमें किस में है? तो इसमें है, इसमें जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HCl, इस समय क्या है? तो हाइड्रोजन अनुपस्थित है। आगे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 पे आइए, कह रहा है कि सूची मिलान कर रहे हैं, इसमें सूची को मिलाना है। इसमें कह रहा है कि इसका जो राइट आंसर होगा 70 का क्या होगा? तो टी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो बॉयल का नियम का क्या होता है? बॉयल का नियम सी बोलेगा तो बॉयल का नियम जो होता है ना, इसका एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, भी समानुपाती 1/p होगा, भी समानुपाती 1/p। चार्ल्स का नियम का बोलेगा तो चार्ल्स का नियम हो जाएगा भी समानुपाती टी हो जाएगा। दाब का नियम बोलेगा तो दाब का प्रेशर होता है, पी समय प्रेशर होता है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी समानुपाती टी का हो जाएगा। आइए 71 नंबर क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से कौन सा एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है? बताइए। निम्न में से कौन सा एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है?
तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनासोर। क्या है? डायनासोर। या देखिए डायनासोर है, तो सॉरी डायनासोर बोल, डैशपोर है। क्या है? डैशपोर। तो मुझे लग रहा है कि कहाँ क्या हम बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा ना कि इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो डैशपोर होता है। क्या होता है? डैशपोर होता है। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो डैशपोर होता है। क्या होता है? डैशपोर। और डैशपोर का जो सूत्र होता है ना, Al2O3 इंटू H2O होता है, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है। और मैग्नीशियम का क्या होता है? कार्नेलाइट होता है। कैल्शियम का बोलेगा तो क्या होता है? फ्लोरोस्पार होता है। और कॉपर का बोले एजुराइट होता है। तो डैशपोर होता है एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का बोले कार्नेलाइट, कैल्शियम का बोले फ्लोरोस्पार, और कॉपर का बोलेगा तो एजुराइट, और कैल्शियम का बोलेगा फ्लोरोस्पार। याद रखिएगा। आगे आइए, 72वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, बताइए। तो ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है। 10 अणु होते हैं। कितने होते हैं? 10 अणु होते हैं। याद रखिएगा। आप सभी लोग जो है ना क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिए, हर ग्रुप में शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है ना हर कुछ दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। आप बहुत सारा क्लास देखे होंगे, आपको प्रैक्टिस सर करवाते हैं, लेकिन आपको पीडीएफ नहीं देते हैं। आपको पीडीएफ भी मिलता होगा तो बिना आंसर के मिलता होगा। बहुत सारा जो है ना हम भी देखे हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि पीडीएफ अगर जब हम करवा रहे हैं सेट, आप पूरा खोलिए टेलीग्राम चैनल पे, आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाला है। जो करवाए हैं, जो लोग इसका क्लास करवाए हैं, और अगर मिलेगा भी ना तो फुल डिटेल पीडीएफ आपको नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोग के लिए जो है ना क्लास लाया जाता है, हर क्लास को लाया जाता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है ना कि हर क्लास को शेयर कीजिए हर ग्रुप में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट किए तो हम भी जितना होगा हमसे मेहनत करने की कोशिश पूरा करेंगे। इसलिए हर क्लास को देखा कीजिए। आप ही के लिए क्लास अभी तो पूरा अभी इस चैनल पे बिहार पुलिस का ही क्लास लाया जा रहा है, बिल्कुल लाया जा रहा है। और जो भी चैनल पे इसका क्लास देख रहे हैं ना, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं क्यूज बोर्ड में, टेलीग्राम टेस्ट ग्रुप में, तो आपके लिए डेली क्लास शाम में 3 बजे होता है। बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट सिलेबस बेस्ड होता है। तो सभी लोग जो है ना शाम में 3 बजे प्रैक्टिस सेट दिया कीजिए, और शाम में ड्यूटेरिया का 7 बजे होता है, क्योंकि उस दोनों टेस्ट देने से ना आपका जो है ना एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे हैं ना, एक बार टेस्ट भी दे दिया कीजिए, क्योंकि उस बिहार पुलिस बेस्ट ही टेस्ट होता है, शाम में फुल प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का होता है। इसलिए सभी लोग टेस्ट ग्रुप और पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये जो करवा रहे हैं सेट, इसका सारा डिटेल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो आप लोग सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी क्लास को ना शेयर किया कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं। आप लाइक मत कीजिए, लाइक आप क्लास देख लीजिए सारा, आपको पसंद है तब लाइक कीजिए। अगर पसंद आए तो और कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आपके मन में है, डाउट जो भी रहे, आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन आइए 73 पे। क्वेश्चन में 73 का रहा है कि, याद रखिएगा ना कि क्वेश्चन 73 का रहा है कि इसमें क्या था। देखिए ग्लोबल सॉल्ट 72 का फिर से देखेंगे। ग्लोबल सॉल्ट एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो क्या होगा? 10 अणु उपस्थित होते हैं। कितने अणु होते हैं? 10 अणु उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा। आगे 73 नंबर पे यही कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने में, मोहर लवण बनाने में, रंग का उपयोग होता है, बताइए। रंग उद्योग में होता है। निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा? फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। आप लोग सोचिए ना कि हम आपको पेड पीडीएफ देते हैं, हम जो पीडीएफ खरीदते हैं आपको हम पीडीएफ फ्री में देते हैं। सोचिए, परसों जो हम पीडीएफ कल या परसों हम डाले हैं, एक बिहार इसका नोट्स था, 156 पेज का है, वो पता है खरीदा हुआ पीडीएफ है, हम आपको फ्री में दिए हैं कि नहीं आपका रिवीजन हो। लेकिन आप इस लोग को नहीं समझिएगा ना कि हाँ क्या है नहीं है। आगे क्वेश्चन 74 आइए। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? लवण उत्पादक है। क्या है? लवण उत्पादक, याद रखिएगा। आगे 75 नंबर पे कह रहा है कि एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है, बताइए। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन है। एसिटिलीन जो होता है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पे जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने किया था। आगे 76 पे कह रहा है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। एंटीपायरेटिक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के दर्द व बुखार उतारने में। कह रहा है एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो शरीर के दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन राइट 77 पे कह रहा है कि मीराबाई किस काल की कवित्री है। मीराबाई जो है किस काल की कवित्री है, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल है। क्या है? भक्ति काल। अभी हम जो है ना 8 बजे हम क्यूज करवाने वाले थे लाइव, कि हम कल बोले भी थे कि हम शाम में जो है ना 8 बजे डेली हम टाइम भी पिन कर दिए थे कि शाम में 8 बजे जो है ना आप लोग के लिए डेली लाइव क्यूज करवाएंगे। आपको कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन आपको डेली जो है ना एक तरह से आपसे पूछा जाएगा,
प्रॉब्लम जो है ना दिमाग से क्रॉस करेगा पूरा एकदम 500 क्वेश्चन 400-500 क्वेश्चन। लेकिन हम सोचे कि नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया, हम मेरा भी कुछ काम था इसलिए हम नहीं करा पाए। लेकिन कल से कोशिश करेंगे कि टाइम से जो है ना क्यूज स्टार्ट कर दें पूरा लाइव। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शाम में 8 बजे जो है आप लोग जुड़िएगा। शाम में 8 बजे हम लाइव क्यूज करवाएंगे आप लोग से। जो भी एग्जाम में जो संभावित प्रश्न है ना उसी से आपको हम कुछ क्यूज करवाएंगे। जो जैसे हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया पेपर का, सारा उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भी बुक है। आइए क्वेश्चन 78 पे यही कह रहा है कि सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है, बताइए। सदाचार ताबीज के लेखक कौन है? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, हरिशंकर परसाई है। क्या? हरिशंकर परसाई है। आगे 79 पे ये कह रहा है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अत्यंत में जो है ना कौन सा उपसर्ग है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति है। क्या है? अति है। नेक्स्ट कह रहा है कि अद्भुत शब्द का समानार्थी है, नहीं है, बताइए। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, कौन नहीं है? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भयानक नहीं है लेकिन अद्वितीय है, आश्चर्यजनक है, अपूर्व है। तो कह रहा है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, तो भयानक नहीं है लेकिन अद्वितीय, आश्चर्यजनक, अपूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताइए। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? स्थूल है। क्या है? स्थूल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन रहिए 82 पे कह रहा है कि जो एक स्थान पर टिक नहीं रहता है, मतलब टिक नहीं रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। कह रहा है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, मतलब वाक्यांश के लिए क्या है? तो ये इसका राइट आंसर 82 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यायावर होगा, याद रखिए, यायावर होगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो यायावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 83 पे, करनी में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ शब्द है, बताइए, कौन होगा? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है। क्या है? डी, नारायण क्या है? गलत लिखा हुआ है। क्या है? नारायण गलत लिखा हुआ है। ना यहाँ पे क्या होगा? न रायन, यहाँ पे नारायण होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आगे 84 पे कह रहा है मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है, बताइए। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए है, अनुमति है। क्या? अनुमति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 85 का रहा है कि रोड आइलैंड रैंड क्या है, बताइए। रोड आइलैंड रैंड क्या है? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है। 85 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक मुर्गी है। रोड आइलैंड रैंड क्या है? तो एक मुर्गी है। क्या है? एक मुर्गी है। रोड आइलैंड रैंड भारत में लोकप्रिय होने वाली अमेरिकी नस्ल की मुर्गी होती है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि जीव द्रव में आकर्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है कितना, बताइए। जीव द्रव में आकर्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होता है? तो बी, 81:19 होता है। कितना? 81:19 होता है। और याद रखिए जीव द्रव का लगभग जो है ना 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। 87 पे कह रहा है कि 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? तो ये होता है 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिंपैंजी में। क्या है? चिंपैंजी में। अगर यहाँ पे मानव का बात करें कितना होता है? मानव में 23 जोड़ी होता है, मानव में 23 जोड़ी। और घोड़े का बात करें, घोड़े में कितना होता है? तो घोड़ा में याद बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए घोड़ा में कितना होता है इसका गुणसूत्र होता है। और यहाँ पे बंदर का बात करें, बंदर में कितना होता है? बंदर में होता है कितना? तो बंदर में होता है 21 जोड़ा होता है। कितना होता है? 21 जोड़ा। आप लोग कमेंट बताइए कि घोड़ा में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, बताइए। आगे आइए क्वेश्चन 88 पे आइए। कह रहा है कि क्वेश्चन 88 कह रहा है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले हलाइकन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाले हलाइकन को क्या कहते हैं? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कोटिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट 89 कह रहा है कि केचुआ के संबंध में असत्य क्या है, बताइए। केचुआ के संबंध में असत्य क्या है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से एक नेत्र होता है, जो है ना ये बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें नेत्र होता ही नहीं। केचुआ में क्या है? नेत्र नहीं, आँख नहीं होता है। और केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है, बिल्कुल सही है। और केचुआ इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, बिल्कुल सही है। आगे 90 नंबर पे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्पेडियस है। क्या? एस्पेडियस, याद रखिएगा। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी एस्पेडियस है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी बोलेगा तो ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कुल्हा की मांसपेशी कहते हैं। और मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या बोलेगा 639 है। कितने हैं? 639। आइए बोल रहा है मंड मतलब स्टार्च में घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है किसको, बताइए। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर की सी होगा, एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। तो एमाइलेज जो है ना यह मन को घुलनशील शर्करा में क्या कहता है? परिवर्तित करता है। और ट्रिप्सिन क्या कहता है? ट्रिप्सिन जो है ना यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो होता है यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में क्या करता है? परिवर्तित करता है।
आगे 92 पे ये कह रहा है कि ब्रिक में बनने वाला पथरी बना होता है किसका, बताइए। ब्रिक में बनने वाला पथरी बना होता है किसका, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। 93 पे ये कह रहा है कि 93 में क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ, बताइए। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। और केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बोलेगा तो कहाँ, तो मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बोले मैसूर में है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान बोलेगा लखनऊ में है। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे आइए, पानी में अधिक आर्सेनिक बीज के कारण कौन सी बीमारी होती है, बताइए। पानी में अधिक आर्सेनिक बीज के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैराटोसिस होता है। क्या होता है, कैराटोसिस होता है। आगे 95 पे कह रहा है कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है कितना, बताइए। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 99.3 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। और शरीर में इसका संश्लेषण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितना, 9.3 किलो कैलोरी होता है। आगे कह रहा है कि 96 कह रहा है केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7%। कितना है, 7%। नेक्स्ट है 97 कह रहा है कि सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार ने आगामी लक्ष्य कब तक रखी है, बताइए। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार ने आगामी लक्ष्य कब तक है, तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। क्या है, 2025 तक। आगे 98 क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाति नायक को। किसको गया, स्वाति नायक को। तो याद रखिएगा, उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे क्वेश्चन 99 पे कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया, बताइए। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया है, तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया है। कहाँ, इंदौर मध्य प्रदेश में। आगे कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है, बताइए। कह रहा है एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है, तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल ने किया है। कौन किया है, केरल। तो ये 100 क्वेश्चन हो गया, सेट नंबर 1 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। बाकी इसका PDF हम भेज देंगे ट्रियान चैनल पे, आप लोग वहाँ से जो है इसको देख लीजिएगा। बाकी क्लास को अच्छे से जो है देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा, जो भी नहीं देखे हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं तक, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। बाकी जो भी प्रैक्टिस रहा है वो कंटिन्यू हमेशा आते रहेगा। तो तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।